हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी ध्रुवण शक्ति एवं आयनों का ध्रुवण। हम ये जानते हैं कि एक धनायन व एक ऋणायन एक दूसरे के जब नज़दीक आते हैं तो धनायन ऋणायनों के इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनमें एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इसी समय एक और बल कार्य करता है, धनायन व ऋणायन के नाभिकों के मध्य का प्रतिकर्षण बल। और इन दोनों बलों, कौन कौन से बल? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। इन दोनों बलों का संयुक्त प्रभाव यह पड़ता है कि ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अभ्र सिमेट्रिकल या सममित न रहकर विकृत या डिस्टोर्टेड या डिफॉर्म्ड हो जाता है। अतः किसी धनायन द्वारा इस प्रकार किसी ऋणायन का ध्रुवण करना उस धनायन की ध्रुवण शक्ति या पोलराइजिंग पावर कहलाता है। इसी प्रकार ऋणायन का भी धनायन पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात ऋणायन भी धनायनों का ध्रुवण करते हैं, किंतु हम जानते हैं कि धनायन का आकार सामान्यतया ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है। अतः ऋणायन द्वारा धनायन का ध्रुवण बहुत ही कम होता है और अधिकांशतः यह माना जाता है कि ऋणायन द्वारा धनायन का ध्रुवण नगण्य या नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि धनायनों में तीव्र ध्रुवण शक्ति यानी पोलराइजिंग और पोलराइजेशन पावर होता है और ऋणायनों में तीव्र ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी की प्रवृत्ति होती है। जब ऋणायन का ध्रुवण अधिक हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन धनायनों के इलेक्ट्रॉन में साझी हो जाते हैं और बंध में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। अतः किसी धनायन द्वारा ऋणायन का जितना अधिक ध्रुवण होगा, अर्थात धनायन की जितनी अधिक ध्रुवण शक्ति होगी, ऋणायन में जितनी अधिक ध्रुवणता होगी, उस बंध में उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। इस तथ्य को हम फायांस के नियम द्वारा भी समझ सकते हैं। यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता, वैद्युत चालकता आदि ऐसे गुण हैं जो यह दर्शाते हैं कि किसी यौगिक के बंध में आयनिक गुण अधिक है अथवा सहसंयोजक गुण। आयनिक यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता आदि उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में इन गुणों के मान कम होते हैं। अतः इन गुणों में कमी किसी बंध में सहसंयोजक गुण की वृद्धि को दर्शाती है। फायांस ने कुछ कारकों का उल्लेख किया जो किसी ऋणायन की ध्रुवणता को, अर्थात आयनिक बंध में सहसंयोजक प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम फायांस का नियम कहते हैं और ये जो कारक हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इसमें जो पहला कारक है वो है धनायन का आकार। हम जानते हैं कि धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है और छोटा आकार होने के कारण धनायनों की ध्रुवण शक्ति अधिक होती है। अतः धनायन का जितना छोटा आकार होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी और यौगिक में उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण होंगे। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से देख सकते हैं कि BeCl2, MgCl2, CaCl2 और स्ट्रांसियम क्लोराइड SrCl2, इनके मेल्टिंग पॉइंट की तुलना करें तो बढ़ते हुए क्रम में है। बेरियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का, फिर कैल्शियम क्लोराइड का और फिर स्ट्रांसियम क्लोराइड का। उसका कारण क्या है कि बेरियम, इनमें सब में जो आयन्स हैं वो सभी द्विधनात्मक आयन हैं और इनकी जो साइज है वो बेरियम से लेके स्ट्रांसियम तक बढ़ती जा रही है। इनकी आयनिक त्रिज्या है जो बेरियम 2+ के लिए 0.31 एंगस्ट्रॉम है और Mg2+ के लिए 0.65 एंगस्ट्रॉम है और कैल्शियम 2+ के
लिए 0.99 एंगस्ट्रॉम है और स्ट्रांसियम 2+ के लिए 1.13 एंगस्ट्रॉम है। यानी बेरियम 2+ से लेके स्ट्रांसियम 2+ की तरफ अपन जाते हैं तो इनकी आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए मान के कारण इनमें सहसंयोजक गुण क्या हो जाते हैं, घटते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हुए चले जाते हैं। क्योंकि जो छोटे साइज का धनायन होता है वो ऋणायन का अधिक मात्रा में ध्रुवण करेगा और अधिक मात्रा में ध्रुवण होने से इनमें सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि आयनिक यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और सहसंयोजक यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो इस वजह से इनका ये क्रम पाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऋणायन का आकार। हम ये जानते हैं कि बड़े ऋणायन में ध्रुवणता बहुत अधिक होती है, अर्थात ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा उसमें ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी, यानी कि उसमें उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल है हम ये देखें कि कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम आयोडाइड, इन सब में धनायन समान है कैल्शियम और ऋणायन अलग अलग है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट का हम क्रम देखें तो कैल्शियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर कैल्शियम क्लोराइड का होगा, फिर कैल्शियम ब्रोमाइड का होगा और फिर कैल्शियम आयोडाइड का होगा। इन सभी हैलाइड्स में कैल्शियम द्विधनात्मक यानी Ca+2 आयनिक अवस्था में है। अब इसमें फ्लोराइड कम आकार का है, क्लोराइड उससे बड़ी आकार का है और ब्रोमाइड उससे बड़ा है और आयोडाइड सबसे बड़ा है। तो जिसका आकार सबसे ज़्यादा होगा उसका ध्रुवण सबसे अधिक होगा और जितना ज़्यादा ध्रुवण होगा उतना ही ज़्यादा उसमें सहसंयोजक गुण आ जाएंगे और सहसंयोजक गुण आने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा ध्रुवित हो रहा है कैल्शियम आयोडाइड, उसके मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर उससे जो कम ध्रुवित हो रहा है कैल्शियम ब्रोमाइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। और उससे ज़्यादा जो ध्रुवित हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा। और सबसे जो कम ध्रुवित हो रहा है उसमें क्या होंगे, सबसे ज़्यादा आयनिक गुण होंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट है इसमें है वो धनायन पर आवेश की मात्रा। हम ये जानते हैं कि धनायन पे जितना ही ज़्यादा आवेश होगा उसमें उतने ही ज़्यादा सहसंयोजक गुण होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में ध्रुवण कर पाएगा। इसके एग्जाम्पल हम लें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इन तीन यौगिकों का अपन एग्जाम्पल लें तो इसमें जो हैलाइड है वो सब में समान है, लेकिन धनायन सब में अलग अलग है। NaCl में Na+ धनायन है, मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg2+ धनायन है और एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al3+ धनायन है। हम इसमें जानते हैं कि सोडियम की साइज़ सबसे कम होती है, फिर मैग्नीशियम की साइज़ है और फिर एल्यूमिनियम की साइज़ है। हम यह जानते हैं कि धनायन पर सम इलेक्ट्रॉनिक जो धनायन होते हैं उन पे आवेश बढ़ने के साथ साथ उनकी साइज़ कम हो जाती है। तो इसमें सोडियम प्लस आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और एल्यूमिनियम 3+ आयन, इन तीनों में सम इलेक्ट्रॉनीय व्यवस्था है, लेकिन आवेश अलग अलग है। तो सबसे जो छोटी साइज होगी वो होगी एल्यूमिनियम 3+ आयन की। तो इस वजह से ये छोटी साइज़ का धनायन जिस पर आवेश की मात्रा भी ज़्यादा है तो इसका आकार भी छोटा होगा और ये सबसे ज़्यादा उसको ध्रुवित करेगा ऋणायन को। तो इसमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड में कम होंगे और सोडियम क्लोराइड में सबसे कम होंगे। तो इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट का क्रम रहेगा वो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का उससे कम और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सबसे कम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऋणायन पर आवेश। तो ऋणायन पर जितना आवेश होगा उतने ही ज़्यादा उसमें भी सहसंयोजक गुण होंगे। इसका उदाहरण भी हम
HClO4, H2SO4 और H3PO4 की अम्लीय प्रबलता से। इस उदाहरण में हम ये देख रहे हैं कि ऋण आयनों की श्रेणी HClO4-, SO4-, और PO4-3- में ऋणावेश बढ़ता जा रहा है। अतः इनमें ध्रुवणता भी बढ़ती जाएगी और ध्रुवणता बढ़ने के साथ इनमें सहसंयोजक गुण की वृद्धि होती जाएगी, जिससे इनके आयनित होकर प्रोटॉन त्यागने की क्षमता कम होती जाएगी। यही कारण है कि श्रेणी में HClO4, H2SO4 व H3PO4 में अम्लीय प्रबलता कम होती जाती है। पांचवा जो पॉइंट है वो है धनायनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो अर्थात उसका उत्कृष्ट गैस विन्यास हो, तो उसकी ध्रुवण शक्ति अन्य आयनों अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था या आभासी निष्क्रिय गैस विन्यास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आयनों की तुलना में कम होती है। अतः कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस और Au प्लस आदि 18 इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था वाले आयनों में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि 8 इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था वाले आयनों की तुलना में या इनकी अपेक्षा में अधिक ध्रुवण शक्ति होती है। यद्यपि दोनों पर आवेश समान है और इनका आकार भी लगभग समान है, लेकिन ध्रुवण शक्ति अधिक होने के कारण क्यूप्रस आयनों में सहसंयोजक गुण आ जाता है। फलस्वरूप इसके गलनांक सोडियम लवणों से कम होते हैं। अतः हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ऐसे अणु जिनमें धनायन छोटा हो, ऋणायन बड़ा हो, धनायन पर अधिक आवेश हो, ऋणायन पर अधिक आवेश हो और बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉनीय व्यवस्था हो, ध्रुवणता के कारण सहसंयोजक गुण दर्शाते हैं। और इनके विपरीत गुण वाले अर्थात ऐसे अणु जिनमें बड़ा ऋणायन हो, जिनमें बड़ा धनायन हो, छोटा ऋणायन हो, धनायनों ऋणायनों पर कम आवेश हो तथा निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायन हो, ये आयनिक गुण दर्शाते हैं। अब ये आयनिक विभव किसी धनायन के आवेश एवं आकार के अनुपात को आयनिक विभव कहते हैं। इसको साई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी आयनिक विभव बराबर धनायन पर आवेश बटा धनायन की त्रिज्या। किसी धनायन के लिए साई का मान जितना अधिक होगा उसमें ध्रुवण शक्ति या ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी और उसके यौगिकों में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसके धनायनों के आवेश में वृद्धि होती जाती है, जिससे उनके धनायन की त्रिज्याओं का मान कम होता जाता है, अर्थात साई का मान बढ़ता जाता है। और ऐसी स्थिति में साई के बढ़ते हुए मान से यौगिकों में सहसंयोजक गुण बढ़ता जाता है। यही कारण है कि क्षार धातुओं के यौगिक सर्वाधिक आयनिक प्रकृति के होते हैं, यानी साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ध्रुवण शक्ति के समानुपाती होगा, यानी साई ध्रुवण शक्ति के समानुपाती होगा और ध्रुवण शक्ति बढ़ने से सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं और क्षार धातुओं के यौगिक सर्वाधिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl में 75% आयनिक गुण होते हैं, जबकि KCl में 78% आयनिक गुण होते हैं, क्योंकि एक वर्ग में साई के मान कम होते जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ साई यानी आयनिक विभव के अनुप्रयोग, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। पहला है धातु ऑक्साइडों की प्रकृति। यदि किसी धातु आयन के लिए साई का मान अधिक हो तो उसके ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति अधिक हो जाएगी, क्योंकि MO के मध्य का बंध अधिक सहसंयोजी हो जाएगा और वह आसानी से नहीं टूटेगा। इसके विपरीत यदि किसी धनायन के लिए साई का मान कम है तो उसके ऑक्साइड में MO बंध अधिक आयनिक होगा, जिससे जल के साथ आसानी से टूटकर OH आयन मुक्त कर देगा और इस प्रकार उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ जाएगी। कार्लिज ने इसके लिए एक आनुभविक यानी एम्पिरिकल सूत्र दिया, जिसके अनुसार अंडा रूट साई अगर 2.2 से कम है तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा, और यदि अंडा रूट साई 2.2 से लेके और 3.2 के बराबर है तो धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति का होगा, और यदि अंडा रूट साई
3.2 से अधिक है तो धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा। दूसरी जो इसका एप्लीकेशन है वह है धातु आयनों के लिए साई का मान बढ़ने पर उसके कार्बोनेट का उसमें स्थायित्व घट जाता है, क्योंकि साई का मान बढ़ने से धातु कार्बोनेट में MOO CO2 में MO बंध सहसंयोजक प्रवृत्ति के कारण अधिक मजबूत हो जाएगा और गर्म करने पर OCO2 बंध टूटकर CO2 को मुक्त कर देता है और इस प्रकार धातु कार्बोनेटों का ऊष्मीय अपघटन हो जाता है। Be2+ से Ba2+ तक के आयनों में क्षाई का मान घटता जाता है, अतः इनके कार्बोनेटों का ऊष्मीय स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट और BaCO3 बेरियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट, तो इनमें जो क्रम होगा, इनके अपघटन का ताप होगा, वो सबसे कम किसका होगा? बेरिलियम कार्बोनेट का, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का और सबसे ज़्यादा बेरियम कार्बोनेट का। क्यों होगा? क्योंकि इनमें साई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इस प्रकार साई की वैल्यू के एप्लीकेशंस से हम इनकी स्टेबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं।